नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो आज की इस शानदार क्लास के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, एएलपी वाले बच्चों के लिए, जो भी रेलवे का एग्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के अंदर हम समझेंगे यहाँ पे टॉप 100 PYQs जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैं एक क्लास और ले चुका हूं 100 क्वेश्चंस की, और आज हमारी दूसरी क्लास है 100 क्वेश्चन की। अगर आपने ये दोनों क्लासेस देख ली है तो कोई भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आप बेफिक्र होकर इस क्लास को जरूर देखिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, और इसमें मैंने पहली क्लास को लेवल 1 कहा था, इस क्लास को लेवल 2 कहा है। इसके क्वेश्चन थोड़े उससे अलग होंगे, ठीक है? तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए क्लास को हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है, और फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी कि 4 आपको कथन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक सही है आंसर। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन में से एक को टिक करना है। तो आप लोग बताइए फटाफट से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर होता है और अत्यंत हांस और वास्तविक का व्युत्क्रम। अत्यंत हांस का मतलब बहुत सूक्ष्म, छोटा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। चौथा दे रखा है किसी विरल माध्यम से रूढ़ माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो राइट ऑप्शन आपको देखना है इनमें से। तो सबसे पहला ऑप्शन ही हम लोग यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो सबसे पहला ऑप्शन ही है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि अनंत पे स्थित वस्तु, अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है, इस तरीके से अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है तो उसका फोकस कहाँ पे बनता है? ये हमारी मुख्य अक्ष होती है। अगर कोई वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? अनंत पर। तो फोकस इस तरीके से, अगर अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है तो ये मुख्य फोकस से इस तरीके से यहां से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पर क्या बनाती है बच्चों? इमेज बनाती है। इमेज बनाती है, और ये इमेज बनती कैसी होती है? वास्तविक होती है और उल्टी होती है। क्या होती है? वास्तविक व उल्टी, और बहुत सूक्ष्म आकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे होता है, फोकस पे बनता है। अत्यंत हांस यानी बहुत छोटा, और वास्तविक भी होता है और व्युत्क्रम भी होता है, रियल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से, आप लोग बताइए कि आपका जवाब सही है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता वो लगभग कितना होता है? यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर उससे कम ताप होता ही नहीं है। यानी कि वो कौन सा टेम्परेचर होता है? तो वो होता है बच्चों हमारा कौन सा? -273 डिग्री सेल्सियस। यानी इससे नीचे हम टेम्परेचर नहीं जा सकते। और इतने टेम्परेचर पर जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनकी जो अणुओं की गति होती है वो रुक जाती है। यानी उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इससे नीचे हम लोग नहीं जाते। न्यूनतम टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि 1 केल्विन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि बल के ऐसा ही मात्रक क्या? न्यूटन। यानी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है, बिल्कुल ठीक है। को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? एम का अर्थ मीटर है, एस का अर्थ यहाँ पे सेकंड है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग जानते हो बच्चों कि इनमें से एक ऑप्शन राइट है। तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ को जानते होंगे, तो क्या होता है? F = होता है बच्चों यहाँ पे एम ए। एम यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान है, ए यहाँ पे त्वरण है। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करूं तो फोर्स को यहाँ से एम यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और त्वरण क्या होता है बच्चों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां से देख लेते हैं कि किसके 1 न्यूटन किसके बराबर है? केजी इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके निकट वस्तुओं के लिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी कैपिटल जी से किस प्रकार संबंधित है? एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर त्रिज्या है पृथ्वी की, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो कौन सा रिलेशन है आप लोग जानते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल जी बराबर होता है GM/R²। तो यहां से देख लीजिए कौन सा रिलेशन है यहाँ पे? स्मॉल जी बराबर GM/R²। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है, और इसी की वैल्यू जब निकल के आती है कितनी? 9.8
कितनी निकल के आती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आती है। याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से नीचे की ओर गिरती है। याद रखिएगा। यहाँ पे m क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। r यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है। और कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कणों के मध्य संघट्ट। संघट्ट का मतलब होता है आपस में टकराना, टक्कर में संवेग संरक्षण किसके आधार पर समझा जा सकता है? अगर संवेग संरक्षण का आधार का नियम अगर आपको समझना है तो न्यूटन का सेकंड नियम आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों? F इक्वल टू होता है डेल्टा पी वाई डेल्टा टी, और यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये निकल के आता है एम ए के बराबर निकल के आता है। किसके बराबर निकल के आता है? एम ए के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क में किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा स्थानांतरण को कम करने के लिए रजत सिल्वरिंग की जाती है? अगर जैसे कि भैया अगर मैं यहां से देखो ऑप्शन दे रखे संवहन, विकिरण, संवहन, चालन, दोलन, या बी ऑप्शन दे रखा है चालन, तो इसका राइट आंसर है बच्चों क्या है? विकिरण। यानी कि अगर एनर्जी को आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हमें किसकी कवरिंग करनी पड़ती है बच्चों? तो हमें करनी पड़ती है सिल्वर की। किसकी? सिल्वर की। अगर सिल्वर का उस पर हम लेप कर देंगे तो जो एनर्जी है वो ना तो बाहर जाएगी ना आएगी। समझ में आए? इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? ध्वनि की प्रबलता यानी कि प्रबलता को अगर बात करूं तो किससे संबंधित है? तो आवृत्ति, आयाम, चाल, या इसका तारत्व। तारत्व को बोलते हैं हम लोग पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अगर मैं बात करूं ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम से संबंधित है। किससे? आयाम से संबंधित है। याद रखिएगा। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या है? इनमें से कोटि क्या है? यानी एक्स किरणों की कोटि क्या होती है, इनकी वेवलेंथ क्या है? तो अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 मीटर, दूसरा दे रखा है 10 की पावर -1 मीटर होती है, सी ऑप्शन दे रखा है 10 की घात -5 मीटर होती है, और डी ऑप्शन दे रखा है 10 की पावर -10 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, और वन इस तरीके ऑप्शन नंबर डी है। और ऑप्शन नंबर डी को कभी कभी ऐसे ही पूछा था, ये किसके बराबर होता है? 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। किसके बच्चों? 1 एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम के बराबर। अगर यहाँ पे -10 मीटर नहीं तो 1 एंगस्ट्रम भी आ सकता था। कि एक्स किरणों की वेवलेंथ कितनी होती है? तो 1 एंगस्ट्रम के बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 3 समान प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और तुल्य प्रतिरोध कितना है? 90 ओम। यानी 3 प्रतिरोध हैं। अगर मैं इसको अगर यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं। इस तरीके से 3 प्रतिरोध हैं और इसको हमने जोड़ दिया किसमें? श्रेणी क्रम में। ये हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, और यानी कि इसको मैंने कह दिया यहाँ पे R1, R2 और R3। ठीक है, और इनका जो अगर R इक्विवेलेंट निकालें तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू दे रखी है कितनी बताइए? उसने 90 ओम बताई है। ठीक है, अच्छा, उन्हें समांतर क्रम पर संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में अगर इनको मैं समांतर क्रम में जोड़ू यहाँ पे, तो समांतर क्रम में अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको जोड़ू, समांतर क्रम में अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ू, समांतर क्रम में इसको अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आपस में, तो ये हमारा बच्चों R1, ये हमारा R2 और ये हमारा R3। तो इनका इक्विवेलेंट पूछना चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो आप जानते हो समांतर क्रम में अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद इनका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें हम यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट निकालने का, तो क्या होता है बच्चों? 1/R इक्विवेलेंट डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से तो निकालते हैं। अगर तीनों की वैल्यू सेम है तो आप, अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक सीधी सी लॉजिक वाली बात सोचते, दिमाग से यूज कर। भाई तीनों को अगर जोड़ा है इन्होंने तो 90 ओम निकल के आया। अब 90 ओम निकल के आया तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 30 ओम होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 ओम होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30 ओम होगी। तो 33 होंगे। यानी ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं बच्चों? बराबर होंगे। आया ना? तो अगर यहाँ पे भी अगर मैं जोड़ू तो क्या हो जाएगा बच्चों? 3/R हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से यहाँ पे रिजल्ट को अगर मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा? R/3 होगा, नहीं होगा? अब यहाँ पे जब 33 ओम है, अगर इन्हीं को मैं किसमें जोड़ू? समांतर में। अब समांतर में जोड़ूंगा तो भाई R की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे? तो सबको जोड़ूंगा तो ये कितना निकल के आएगा?
सब कितना निकल के आएगा बच्चों, अगर इनको मैं जोड़ू, प्रत्येक की वैल्यू 30 है तो ये निकल के आएगी 30/3। तो कैंसिल होने के बाद कितना आएगा बच्चों, 10 ओम निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 10 ओम, ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 ओम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी तार का प्रतिरोध ओम है। तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए जैसे कि भाई अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे, तो अगर जैसे कि ये कोई एक वायर है, ये हमारा कोई एक वायर है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने मान ली क्या है, एल है, और क्षेत्रफल मैंने मान लिया क्या है, ए है। ठीक है, और प्रतिरोध भी मैंने क्या मान लिया, इसका प्रतिरोध भी मैंने क्या मान लिया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ठीक है, तो यहां से अगर इसकी मैं क्या निकालू, प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध निकालू तो आर बराबर क्या होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब क्या कह रहा है, इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया, यानी कि इसकी जो लेंथ है इसको मैंने खींच के क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। इसकी लंबाई क्या कर दी मैंने, दोगुनी कर दी, यानी एल डैश जो है वो क्या होगी बच्चों, 2l होगी। प्रारंभिक लंबाई को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। अब इसका क्षेत्रफल ए था, जब लंबाई दुगनी कर दी तो क्षेत्रफल क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी a2 हमारा यहां से क्या हो जाएगा, a डैश हमारा क्या हो जाएगा, a2/2 हो जाएगा, a2/2। और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहां से प्रतिरोध मैंने मान लिया क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं निकालू, यहां से अगर मैं निकालू r डैश, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो तो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी समान रहती है, लंबाई क्या है 2l, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चे, a डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, a/2, a/2, 2 कहां पे जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए इंटू 4। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मैं यहां से देखूं तो रो एल अपॉन ए किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर डैश की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी, 4r निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, 4r। तो r यहाँ पे वही प्रतिरोध कितना दे रखा था, x, तो r की जगह पे क्या हो जाएगा, x, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी प्रतिरोध कितना दे रखा था, x दे रखा है, तो x कितना, r की जगह पे क्या हो जाएगा, x, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है, रेलगाड़ी के सापेक्ष उसकी चाल क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर रेस्पेक्ट में देखें तो उसकी जो वैल्यू होगी बच्चों क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी जीरो, क्योंकि 60 किलोमीटर घंटे की वेग से गतिमान गाड़ी में बैठा है। अब मान के चलो, मैं आपसे पूछता हूं, आपकी ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आप भी उसमें बैठे हो, आप भी इसमें बैठे हो, अगर दूसरा व्यक्ति आपको देखेगा वो भी उसी 60 किलोमीटर की स्पीड से देखेगा, तो रेस्पेक्ट में देखेगा, आप और आपकी ट्रेन और आपको देखेगा, तो इसका मतलब वो इसके रेस्पेक्ट में आप किस में होंगे, आप रेस्ट में होंगे, किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान उतना ही रखते हुए इसकी त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो जी का मान कितना कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ पे, द्रव्यमान जो है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है, द्रव्यमान हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, यानी कि त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो क्या हो जाए, 1% सिकुड़ जाए, जी का मान क्या होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, जी का मान क्या, अगर मैं यहां से फॉर्मूला निकालूं तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है, अगर बात करूं तो आप जानते हो स्मॉल जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है कैपिटल जी, और जो द्रव्यमान है पृथ्वी का वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और द्रव्यमान उसने बोल रखा है कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि जी की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, आर स्क्वायर के, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां से, अगर ये दोनों कांस्टेंट हो ही गए हैं तो यहां से अगर मैं यहां से एरर का फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा आर अपॉन आर, और 2 कहां पे आ जाएगा, ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने इनको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एरर चैप्टर पढ़ा था, तो ये पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल आर की पावर -2। तो जब इसको पावर को आगे लाएंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का, किसका, 100 का। अब 100 का अगर चेंज करना है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए,
तो साथियों यहाँ पे देखिए कि अब डेल्टा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी शुक्र जाए 1%, तो 1% यानी 2 इंटू 1, तो ये परसेंट, ये पूरी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1%, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2%, कितना हो जाएगा 2%, ठीक है। तो कितना कम हो जाएगा 2%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। तो अगर इसमें देखो ऑप्शन दे रखे वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, केशकीय उन्नयन, साबुन या डिटर्जेंट द्वारा मेल को दूर करना, या किसी द्रव का प्रवाह। अगर मैं बात करूं तीन ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, ये तो भाई पृष्ठ तनाव के कारण की वजह से होता है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है किसी द्रव का प्रवाह, ये हमारा पृष्ठ तनाव की वजह से नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका नेचर आपको बताना है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों आपको यहाँ पे, तो फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वो भी कैसे लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है यहाँ पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करता हूँ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखी है, और यू हमेशा कैसा लेते हैं बच्चों, हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ से प्रतिबिंब कैसा है, तो उसके लिए तो मुझे एफ निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ निकालू, यहां से मैं एफ निकालता हूं, तो एफ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v, 1/v माइनस के 1/u, दोनों की वैल्यू रखते हैं, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस यू कितना है 1/-10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब भाई इसको इधर भेज दो, 1/15 माइनस के 1/10, 1/v। अब 1/v अगर आ गया है, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, और 15 का डिवाइड अगर 30 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 10 का करेंगे तो 3 बार, तो क्या बचेगा माइनस के 1/30, दोनों तरफ से रिवर्स करेंगे तो कितने निकल के आएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब माइनस का 3 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि माइनस की मतलब क्या है कि इमेज जो है वो कैसी होगी, आभासी होगी, कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि उत्तल लेंस के अंदर 5 केसेस होते हैं, 5 केसेस में तो इमेज वास्तविक बनती है, एक केसेस में कैसी बनती है, आभासी बनती है। तो आभासी होगी और कैसी होगी, आवर्धित होगी, कैसी होगी, आभासी व आवर्धित, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब तुम चाहो तो यहां से m निकाल सकते हो, लीनियर मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू होता है v/u, v की वैल्यू -30, और ये कितना बच्चों, u कितना निकल के आया, u हमारा निकल के -10, तो माइनस से माइनस कट के आएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3, और 3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे बच्चों इसकी वैल्यू अगर इसके नीचे में 1 मानूं, तो यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू होता है hi/ho, क्या होता है m इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ये इमेज कैसी होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि m की वैल्यू जो 1 से क्या है यहाँ पे बड़ी है, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 से बड़ी है, ठीक है, याद रखिए, और कैसी होगी, आभासी व आवर्धित होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देख लीजिए इस क्वेश्चन को कि एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा है और उसे पी दाब का अनुभव करता है, यह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा होता है तो वह कितने परमाणु का दाब अनुभव करेगा। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। वो व्यक्ति जब दोनों पैरों पर खड़ा है तो उसका प्रेशर मैंने मान लिया क्या है कि P बराबर फॉर्मूला होता है F/A, लेकिन वो दोनों पैरों पर खड़ा है तो एक पैर का क्षेत्रफल A है और दूसरे का भी A है, तो भाई दोनों क्षेत्रफल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया उसका 2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया 2A, दोनों पैरों पर खड़ा है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग डाल दें, अब वो कह रहा है यह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा है और एक पैर का एरिया क्या है, एक पैर का अगर प्रेशर क्या हो जाएगा P' मान लिया तो F/A, तो एक पैर का जो हमारा क्षेत्रफल है वो क्या है A, तो क्या हो जाएगा F/A। अब प्यारे बच्चों यहां से अगर मैं देखूं इस चीज को तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो अगर मैं यहां से इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा F/A हो जाएगा, 2p इक्वल टू F/A। तो ध्यान से देखो ये भी F/A ये भी F/A, दोनों को कंपेयर करूं तो ये क्या हो जाएगा P' इक्वल टू क्या हो जाएगा
2p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर एक पैर पर वो खड़ा रहेगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी आप अगर दोनों पैरों पर खड़े हो तो प्रेशर कम है, आप एक पैर पर खड़े हो जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? 2p हो जाएगा। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। अगर मैं यहां से देखूं जैसे दूरी, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी जो का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। तो यहां से देखिए ए का क्या है? 3, ए का 3 ये रहा, और बी का क्या है यहाँ पे? बी का यहाँ पे फर्स्ट है, तो ए का 3, बी का फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए का क्या है बच्चों? 3 और बी का क्या है? 1, तो यही ऑप्शन है खाली बस। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है? यानी कि कान का पर्दा वगैरह जो है वो फट जाता है, किसकी वजह से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन की कमी, उच्च वायुमंडलीय दाब, उच्च जल दाब, या ये सभी। तो ये जो होता है बच्चों, ये उच्च जल दाब की वजह से होता है। जब हम पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो भाई जो वाटर होता है उसका प्रेशर बढ़ता है, और वो वाटर जो प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे जो कान के पर्दे हैं वो फट जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, उच्च जल दाब की वजह से। क्या? उच्च जल दाब की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य क्षैतिज के निकट होता है, यानी क्षैतिज मतलब ओरिजेंटल के निकट होता है, अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। लालिमा युक्त मतलब लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? आपने देखा होगा सुबह और शाम के टाइम सूरज जो है हल्का लाल रंग का दिखाई पड़ता है, तो ये बेसिकली होता है प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से। और प्रकीर्णन में भी बताऊं तो न्यूनतम प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसकी वजह से? न्यूनतम प्रकीर्णन की वजह से हमें वो कैसा दिखता है? लालिमा युक्त दिखता है। ठीक है, चलिए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने के लिए दो मापनियां हैं, किसी ताप का रिकॉर्ड किया गया संख्यात्मक मान यदि दोनों मापनियों में समान हो, तापमान क्या है? यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा टेम्परेचर जो दोनों में सेम रहता है। काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो याद रखना ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में भी सेम होता है और फ़ारेनहाइट में भी ये डिग्री दोनों में सेम होती है। क्रम से, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्रम से एम, ये एक ही जगह पे, यहाँ पे पहले तो एम कर लीजिए। एम तथा 4m द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी एक समान रेखीय संवेग, क्या बोला? एक समान रेखीय संवेग की बात कर रहा है। एक समान रेखीय संवेग से गतिमान है। ए और बी के बीच का गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। तो देखिए इसका आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, यानी संवेग में रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा p²/2m होता है। p²/2m होता है। तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी 1 यानी ए के लिए बात करूं तो ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, p² हमारा सेम रहेगा क्योंकि मोमेंटम सेम है, और इसको मैंने कह दिया बच्चों 4m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बी के लिए बात करूं, बी की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो क्या हो जाएगा ये? तो बी की बात करूं तो p²/2m की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला 4m। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? p²/8m। क्या हो जाएगा? 8m। तो प्यारे बच्चों यहां से देखो ये p², अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? p²/2 इंटू 4m। अगर 4m तो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वाली जो वैल्यू है हमारी ये किसके बराबर है? ये वाली, ये p², इस तरीके से मैं अगर यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m इंटू 4। तो ये किसके बराबर है बच्चों? ये हमारी, इसका अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी पहले की और काइनेटिक एनर्जी दूसरे की, और जब मैं इसका डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो क्या हो गया? ये वाली जो वैल्यू कहां पे जाएगी? 8m कहां पे जाएगी? ऊपर जाएगी 8m, और ये वाली 2m कहां पे जाएगी? नीचे, और m से m यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4:1। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंबे तार जिनमें प्रत्येक में दिष्ट धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के निकट रखे हैं, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और तारों के बीच कोई बल नहीं होगा। धारा के चालू ऑन या बंद होने के क्षण पर तार में बीच में बल लगेगा। तो इसका आपने मैग्नेट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ से तो मैग्नेट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा,
एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन आर। ये आपने रिजल्ट पढ़ा होगा और इस फॉर्मूले से ही बताया था बच्चों कि जब भी दो समांतर तार एक दूसरे के समांतर हो तो उनमें अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस अवस्था में वो जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर वो प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्या करेंगे? दूर हटेंगे। जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता की ऐसा इकाई है? तो इसका देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि W का मतलब यहाँ पे क्या है? तो W का मतलब यहाँ पे क्या है? वॉट। वॉट, और वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। किसकी यूनिट होती है? पावर की। ठीक है, और मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट है। और के का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है? के का मतलब यहाँ पे केल्विन, और केल्विन किसकी यूनिट होती है? तो केल्विन यूनिट होती है टेम्परेचर की। किसकी होती है? टेम्परेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अपवर्तन होने पर प्रकाश की किरण के वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन होने पे जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए, किरण के विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर वेग बढ़ता है? नहीं। जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वेलोसिटी घटती है। तो देखिए यहाँ पे, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन में वेग घटता नहीं, किरण के विरल माध्यम सघन माध्यम में वेग घटता। तो ऑप्शन नंबर सी आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है, घटती है। बट और वेवलेंथ भी हमारी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगें होती हैं, तो प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं? विद्युत यांत्रिक तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, या विद्युत प्रकाशीय तरंगें, या चुंबकीय प्रकाशीय तरंगें? तो फटाफट से बताएं इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रकाश तरंगें होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्योंकि सारी की सारी वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से सब लोग मोशन करती हैं, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है? बताइए फटाफट से, किससे बनता है? फ्लिंट कांच से, क्रूक्स कांच से, स्फटिक, या तापसह कांच से? तो इसका जो राइट आंसर है वो किससे बनता है? चश्मा जो बनता है वो फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है, याद रखिएगा। एक पिंड पर लगाया गया बल, अच्छा 6I, ये यहाँ पे बच्चों बीच में प्लस है, 6I + 8J + 10 के द्वारा निरूपित किया गया है, उसे 1 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से त्वरित करता है। पिंड का द्रव्यमान निकालना है। अब बच्चों यहां से हमें जो दे रखा है, पहले क्या दे रखा है? यहां से फोर्स दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है? तो 6I + के 8J + के 10 के। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो इसका मॉड निकालें तो ये मैग्नीट्यूड अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? 36 + 64 + 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 10√2। कितना आ जाएगा? 10√2। अब मैं यहां से अगर F = ma से, न्यूटन के सेकंड नियम से अगर यहां से मैं निकालूं, F = क्या होता है? ma, और मास पूछा है तो m = क्या हो जाएगा? F/m। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10√2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 10√2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में सामान्य घरेलू विद्युत प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल सही है? चलिए मैं आपको बता दूं, जो हमारा इंडिया है इसके अंदर हमारे घरों में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट की लाइन पर आती है, और आवृत्ति जो है वो आती है 50 हर्ट्ज की। कितनी? 50 हर्ट्ज की। अमेरिका में 60 हर्ट्ज की होती है, यानी आवृत्ति प्रत्येक देश के लिए अपनी अलग अलग होती है। तो देख लेते हैं, 220 वोल्ट 110, रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता। 110 220 नहीं, आवृत्ति तो हो ही नहीं सकती। 110 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज तो है लेकिन 110 वोल्ट ये नहीं हो सकता। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे सर यहाँ तो 60 हर्ट्ज है, तो ऑप्शन बच्चों यहाँ पे जो 220 वोल्ट की लाइन, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे 50 वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन अगर 50 हर्ट्ज नहीं है यहाँ पे तो इसकी जो निकटतम जो है उस पर हम टिक करेंगे, तो 60 हर्ट्ज वाले पे हम लोग जाएंगे।
लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जो लालटेन की बत्ती होती है गांव वगैरह में आपने देखा होगा, अक्सर पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, चिमनियां होती थी, तो चिमनियों में हम लोग क्या करते थे कि उसमें मिट्टी का तेल या केरोसिन भर लेते थे और उसमें कपड़े की बाती डाल के उस ढक्कन में थोड़ा सा होल करके उसको बाहर निकालते थे और उसको हम जला देते थे, तो देखते थे अंधेरे में भी हमारा उजाला हो जाता था, वो रात भर जलता रहता था। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा किसकी वजह से होता है? ये हमारा होता है बत्ती में केशकीय क्रिया की वजह से। किसकी वजह से? बत्ती में केशकीय क्रिया की वजह से होता है, कैपिलरिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट, किसी सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश की तरंगें 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती हैं? ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण। तो अगर आपको 7 रंगों में दर्शाना है तो ये किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अपवर्तन की वजह से होता है। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, समान आवृत्ति की जो तरंगें जब आपस में एक तरह से चलती हैं, इस तरीके से ये चलती हैं, इस तरीके से, और आपस में आके जहां पे मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है? अध्यारोपण होता है, और अध्यारोपण का प्रिंसिपल होता है y बराबर y1 प्लस y2। क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर क्या होती है कि प्रकाश की तीव्रता कम होती है और कहीं पर ज्यादा होती है। जहां पे प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है उसको हम लोग कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, और जहां पे प्रकाश की तीव्रता कम होती है उसको हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त की लंबाई 4000 किलोमीटर, 4000 में से 40,000 किलोमीटर, ठीक है, और धूलन का वेग 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ध्रुव पर धूलन का वेग क्या होगा? तो भैया अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो वेग होता है वो हमारा कहां पे होता है? विषुवत रेखा पे। कहां पे होता है? विषुवत रेखा पे, यानी इक्वेटर। कहां पे होता है? इक्वेटर पे। सबसे कम कहां पे होता है? तो वो होता है पोल पर। कहां पे होता है? पोल पर, ध्रुवों पर। और ध्रुव की बात करें तो वहां पे उसका धूलन वेग क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। और मिनिमम, सबसे मिनिमम जो होता है वो हमारा ध्रुवों पर ही होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखिए। डेटा को देख के बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, पर नहीं, इसको आप एज फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि ध्रुवों पर धूलन वेग क्या होता है, तो हमेशा याद रखना 0 होता है। ठीक है, चलिए। 400 मीटर ऊंची मीनार एक गोली 800 मीटर की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है। ठीक है, यदि जी को 10 मान लिया जाए तो भूतल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए भाई क्या कह रहा है, अगर मैं इसको बताऊं यहां पे, ठीक है, 400 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक है, और इसकी जो हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 400 मीटर। ठीक है, ठीक है, और एक गोली 80 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है, यानी यहां से, ठीक है, इस तरीके से दागी जाती है। तो यहां से अगर u की वैल्यू लूं मैं, तो u की वैल्यू कितनी है बच्चों? 80 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है। जी कितना दे रखा है हमें? तो जी दे रखा है मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच मतलब यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट की तरह, तो -4, क्योंकि ऊपर की तरफ गोली दाग रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कितना समय लगेगा, तो बच्चों अगर यहाँ पे समय निकालना ही है हमें, तो यहां से अगर मैं लगाऊं तो y यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है हमारा? तो आप जानते हो क्या होता है? S इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब ऊपर की तरफ भेज रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? H के बराबर हो जाएगा ut माइनस के 1/2 GT स्क्वायर। अब मुझे यहां से समय निकालना है, तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है? -400। U कितना दे रखा है बच्चों में? ये प्लस का, सॉरी, ये U कितना दे रखा है? 80। ठीक है, और T हमें निकालना ही है, तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 -480 टी, और ये कितना हो जाएगा? -5t स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आओ 5t स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस के 80t और -400, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। अब यहां से 5 कॉमन ले लो पहले, तो टी स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया?
5 से अगर इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, ये 5 एकम 5, 3 6 16, 16 ही हो गया ना। 16t माइनस के ये कितना हो गया भाई, ये 80 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस। तो यहां से अगर फैक्टर करूं तो टी स्क्वायर इक्वल टू, फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 20, 20t माइनस 4t, 20t माइनस 4t, सॉरी प्लस टी, ठीक है, और माइनस के 80 इक्वल टू 0। अब ये 0 अगर आ गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ये आ गया है तो यहां से फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, t कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, t माइनस 20, और यहां से कॉमन निकालू 4 प्लस का 4, तो ये क्या बचेगा t माइनस के 20। अब t माइनस के 20 बचेगा तो ये क्या हो जाएगा t प्लस 4 और t माइनस 20, t प्लस 4 t माइनस 20, माइनस में लेंगे नहीं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 सेकंड, t बराबर 20 सेकंड यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरी बात, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये बेटा बराबर का, वो बराबर का नहीं, माइनस का साइन है। नेक्स्ट, एक साइक्लोट्रॉन m द्रव्यमान आवेश वाले कणों को त्वरित करती है, निर्गत होने वाले कणों की गतिज ऊर्जा किसके अनुपात में होगी। तो याद रखना ये जो होगी बच्चों किसकी होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन एम में होगी, किसमें होगी, क्यू स्क्वायर अपॉन एम में होगी। इसका रिलेशन आता है बच्चों साइक्लोट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालने का, ठीक है। तो वहां से बच्चों रेडियस निकालते हैं, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी से, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी से, फिर काइनेटिक एनर्जी का हम जो फॉर्मूला निकालते हैं 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर करके, तब यहां से हमें बी की वैल्यू निकाल के या पुट करनी पड़ती है, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आता है यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन एम के बराबर आता है अनुपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीन द्रवों के घनत्व d 2d 3d, यदि तीनों द्रवों के समान आयतन मिलाएं, समान आयतन मिलाएं तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा। देखिए भाई आप फॉर्मूला जानते हो, यहां से अगर मैं देखूं तो अगर मैं यहां से अगर निकालूं m इक्वल टू द्रव्यमान निकालूं, पहले का द्रव्यमान यानी कि m1 इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है bd यानी आयतन गुणा घनत्व। तो क्या हो जाएगा, आयतन समान है और घनत्व कितना है बच्चों, ये d, m इक्वल टू bd। अब इसी तरीके से दूसरे का निकालूं, मैं यहां से दूसरे का निकालूं तो क्या हो जाएगा m2 b d कितना दे रखा है 2d, तो ये कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं तीसरे का निकालूं तो तीसरे का निकालूं यहां से तो m3, तो क्या हो जाएगा b और ये हो जाएगा 3d। तो अगर मैं यहां से कुल द्रव्यमान निकालूं, टोटल कुल द्रव्यमान तो कुल द्रव्यमान निकालूं m के बराबर मान लिया तो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो सबकी वैल्यू रखी तो क्या हो जाएगा भाई, देखो m इक्वल टू bd प्लस 2db प्लस 3db, ठीक है। तो ये निकाला तो m इक्वल टू टोटल मास आ जाएगा यहाँ से 5 6 db, कितना आ जाएगा 6 db निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 db निकल के आ चुका है हमारे पास, तो 6 dB निकला, आयतन भी कैसा है, समान है, आयतन कैसा है, समान है। तो पहले का आयतन मैंने मान लिया b, दूसरे का आयतन मैंने मान लिया b2 b, इसका भी आयतन सबका समान है, तो b प्लस b प्लस b, तीनों का आयतन क्या है, समान है, b प्लस b प्लस b प्लस b, तो कितना हो जाएगा 3 dB। तो यहां से अगर मैं निकालू परिणामी घनत्व निकालू, क्या निकालू, घनत्व निकालू, यहां से घनत्व, तो आप जानते हो m इक्वल टू होता है bd, तो यहां से d निकालूंगा तो क्या हो जाएगा m अपॉन b, इसका मतलब क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, कुल द्रव्यमान अपॉन कुल आयतन। तो टोटल मास कितना है हमारा 6 dB और आयतन कितना है हमारा टोटल, तो b1 तो ये हो जाएगा 3b, सबको जोड़ेंगे ना, इसका b1 इसका b2 और आयतन समान है तो इसका भी समान हो गया, b1 तो 3b हो जाएगा, तो b से b कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 2d, कितना आ जाएगा 2d, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको बी डैश कह देते हैं तो डी वहां पे है इसलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोई कण आवेग की विमा
वही है जो कि किसके बराबर है, इनमें से आवेग की विभव किसके बराबर है। तो आपको मैं बता दूं, आवेग और दाब इन दोनों की फॉर्मूला तो अलग अलग होते हैं, लेकिन यूनिट दोनों की सेम होती है, और जब यूनिट सेम हो जाती है तो विभव भी सेम हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। इंपल्स कहते हैं इसे। बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, याद रखिएगा। जो बर्नौली की प्रमेय है जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, चलिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमस्थित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा? अब आप लोग जानते हो 0 डिग्री पे तो बर्फ जम जाती है, तो भाई 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है तो पूरा बर्फ जम जाता होगा। जैसे आइसलैंड वगैरह में तो ये मछलियां होती हैं पानी के अंदर, वो जीवित कैसे रहती हैं? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 4 डिग्री से यानी ऊपर की लेयर तो बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, जिसपे हमारी मछलियां वगैरह जो है वो क्या रहती है? जीवित रहती हैं, इसकी वजह से। ठीक है, याद रखिएगा। वॉन डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किस लिए किया था? आवेशित कणों को त्वरित करने में? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। बृहत धारा जनन के लिए? नहीं, ये भी नहीं है। विद्युत क्षेत्र जनन के लिए? नहीं। उच्च आवर्ती वोल्टता जनन के लिए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि हमारा साइक्लोट्रॉन के जो डिवाइस है इसकी वजह से ना हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल यानी कि विभव को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? 10⁶ वोल्ट तक, मेगा वोल्ट तक हम लोग इसको पोटेंशियल को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। ठीक है, त्वरित करते हैं। नेक्स्ट, एक कार दी चाल से सरल रेखीय गति में चल रही है, कार द्वारा टी समय में तय की गई दूरी क्या होगी? S = BT। तो कार में क्या समान होगा? ऑब्वियसली बात है, एक समान त्वरण। उसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी बच्चों? समान रहेगी। ठीक है, याद रखिए, एक समान त्वरण जो होगा, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहता है जब x = VT होता है। तो गतिमान रेलगाड़ी में कोई यात्री एक सिक्का ऊपर की ओर उछालता है जो कि उसके पीछे गिरता है, तो क्या इंगित करता है? रेलगाड़ी की गति त्वरित है, ऑप्शन नंबर बी, एक समान है, मंदित है, वृत्तीय परख के अनुदिश है। अब एक बात सोचिए, जब भी अगर हम लोग किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और सिक्का अगर मैं उछाल रहा हूं, तो ये कब होगा? जब हमारी वेलोसिटी और ट्रेन की वेलोसिटी से मैच नहीं करेगी। इसकी वजह से अगर वो सेम होगा तो गिरेगी, लेकिन हम दोनों की, मेरी वेलोसिटी अलग है, ट्रेन की वेलोसिटी अलग है, तो जिसकी वजह से ऐसा होता है तो ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरित होता है। रेलगाड़ी की क्या है? त्वरित होता है। अगर वो रेलगाड़ी रुकी है तो हम भी तो रुके होंगे, तो सिक्का उछालूंगा नीचे गिरेगा, समझ रहे हो? तो रेलगाड़ी क्या होगी? त्वरित होगी। ठीक है, याद रखिए, एक्सेलरेटेड होगी। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ये 3 × 10⁸ है, 8 को ऊपर बना लेना। ठीक है, 3 × 10⁸ हो, तो कांच का प्रतरंग 1.5 प्रकाश की चाल क्या होगी भाई? प्रकाश की चाल, तो भाई अगर मैं बात करता हूं वायु में प्रकाश की चाल यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमको, एन दे रखा है कितना? 1.5। और आपसे पूछा है प्रकाश की चाल बताइए, किसमें? कांच में। तो कांच में अगर मुझे चाल निकालनी है यानी वीजी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या होता है इसका फॉर्मूला? आप जानते हैं N = होता है C/V। बी की जगह पे क्या कर दिया मैंने? बीजी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मैं यहां से फाइनली अगर बीजी निकालू तो बीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? C/N। सी कितना दे रखा है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ और 1.5 पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 से 30 को काटूंगा तो कितना आएगा? 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से? तो बीजी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 × 10⁸, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया? बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्यों मिश्रा जी, समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया आपको? समझ में आ रहे हैं ना? चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है? जैसे मान के चलिए कोई परमाणु है, अब आपको पता कोई परमाणु, तो ऊपर जो नंबर ए लिखा रहता है इसको हम कहते हैं क्या? एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, जिसको हम कहते हैं परमाणु संख्या, वो सॉरी द्रव्यमान संख्या। और नीचे होता है जेड, नीचे क्या होता है? जेड होता है, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर।
क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब अगर मैं इससे पूछा है, क्या पूछा भैया, तो आपको पता है अगर न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी होती है तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या करते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन्स की संख्या को निकालने के लिए मैं करता हूं a माइनस के जेड, क्या करता हूं, a माइनस के जेड करता हूं। इसने क्या पूछा, ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं, केवल प्रोटॉनों की संख्या द्वारा नहीं, तो ऑप्शन बचा कौन सा, डी, डी ऑप्शन इज द राइट। न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती, सॉरी योग के बराबर होती है। न्यूट्रॉन क्या है, ये रहा, यानी n प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ये प्रोटॉन की संख्या क्या है, तो बच्चों जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये हमारा, यही हमारा क्या होता है, ये हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, प्रकाशिक यंत्र में से लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए होता है। तो अगर इसका मैं राइट ऑप्शन बताऊं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बच्चों आप बताइए, पहले कमेंट करिए, आप बताइए कौन सा है। चलिए, तो परावर्तन तो नहीं है, ना प्रकीर्णन है, ना विसरण, तो बचा कौन सा, अपवर्तन। अपवर्तन क्या है, अपवर्तन, प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अपवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक घन मीटर, ये तो छोटा क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए, एक घन मीटर में कितना होता है सेंटीमीटर, 10⁻³ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गैस से भरा कोई गुब्बारा वायु में ऊपर की ओर तभी जाएगा जब कोई गैस इसमें भरी होगी, वायु की तुलना में कम घनत्व वाली, वायु की तुलना में अधिक घनत्व वाली, शीत वायु या जल वाष्प। तो वायु की तुलना में कम घनत्व वाली, जिसकी डेंसिटी कम होगी वही तो जाएगा भाई। अब मान के चलो गुब्बारा है, उसके अंदर कोई भारी गैस भर दिया आपने, तो गुब्बारा ऊपर उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो जब भी किसी गुब्बारे में हम लोग गैस भरते हैं तो क्या होता है, वायु के कंपेरिजन में उसका घनत्व कम होता है। तो ऐसी कौन सी गैस होती है, हीलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम होता है, गुब्बारों में गैस भरी जाती है वो हीलियम होती है, ठीक है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से तरंगों में कौन सी एक उपयोग करती है, अवरक्त तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराश्रव तरंग या रेडियो तरंग। पराश्रव तरंग, कौन सी, पराश्रव तरंग, इन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 किलोवाट से अधिक होती है, यानी कि सामान्य मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, ठीक है। तो याद रखिए कौन सी, पराश्रव तरंग, याद रखिएगा। चलिए, प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणधर्म किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके मुक्त रूप से गतिमान होने पर बदल सकता है। तो बताइए भाई कौन सा बदल सकता है, तो ए चाल बदलती है क्या, आवेश, द्रव्यमान, वेग। तो ऐसी एक ही भौतिक राशि है जो बदलती है, वो है क्या, इसका वेग। वेग बदलता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो इसकी वेलोसिटी बदल जाती है। आवेश, चाल, द्रव्यमान ये नहीं चेंज होते, ये कांस्टेंट रहते हैं। 30 केजी द्रव्यमान वाले किसी लड़के को 10 सेकंड में 40 पायदानों की सीढ़ियों पर चढ़ जाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होगी, और प्रत्येक पायदान की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए भाई, देखिए 30 केजी यानी कि द्रव्यमान उसे दे रखा है, द्रव्यमान उसे दे रखा है, और कितना दे रखा है उसे, तो द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, कितना दे रखा है, 30 केजी, 30 केजी दे रखा है। और 10 सेकंड में, 10 सेकंड यानी समय यानी टी उसे दे रखा है कितना, 10 सेकंड, ठीक है। और 40 सीढ़ियां, सीढ़ियां कितनी है, 40, यानी सीढ़ियां कितनी है, 40, ठीक है। 40 सीढ़ियां चढ़ जाने के लिए, और प्रत्येक की कितनी ऊंचाई है, और प्रत्येक की कितनी ऊंचाई है, 15 सेंटीमीटर। अब भैया 15 यानी अगर निकालू यहां से मैं, तो कितना हो जाएगा भैया, 40 इंटू 15 बट्टे 100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो एक जीरो से तो एक जीरो चल गई, ठीक है। अब 5 से काटा तो ये कितनी बार गया, 3 बार, और ये काटा 2 बार, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया भैया, 2 से काटा ये 2 बार, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई, 6, ठीक है, 6 निकल के आ गया। तो अब भैया क्या कह रहा है कि अब यहां से हमें निकालनी है शक्ति। तो शक्ति निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो शक्ति अगर निकालनी है मुझे, तो एक P इक्वल टू फॉर्मूला होता है mgh/T। तो m कितना दे रखा है, 30, g कितना दे रखा है, 10, और h कितना निकल के आया बच्चों, यहाँ पर कितना निकल के आया, 6, कितना, 6 अपॉन समय कितना निकल के आया, 10। तो 10 से 10 कट गया तो कितना हो गया, 180। P इक्वल टू 180 वॉट, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, 180 वॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सही आपका एकदम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाली बात समझ, 40 सीढ़ियां और प्रत्येक की कितनी, 15। तो निकाला मैंने एक की तो कितना निकल गया, 6 निकल के आया टोटल। इसको सॉल्व करें तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग होता है। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर विच्छेदन करना, बिजली चले जाने पर परिपथ विक्षेपित करना, धारा के अविच्छिन्न प्रवाह को इंगित करना, धारा के प्रवाह के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो जब भी आप लोग जानते हैं फ्यूज का उपयोग करते, जब ओवरलोडिंग हो जाती है सर्किट में, तो उसको करंट को क्या कहता है, डाइवर्ट कर देता है। तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ का विक्षेपित करना, परिपथ को तोड़ना। ठीक है, चलिए, किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। प्रथम नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम, गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इससे डिसाइड होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए, निर्धारित किया जाता है। ओम के नियम को किसके लिए प्रकथन के रूप में ही लिया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण, विद्युत आवेश संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, प्रभावी आवेशों के संवेग संरक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, वो प्रभावी असंवेग संरक्षण, यानी आवेश संरक्षण के लिए नियम आधारित नियम लागू नहीं होता। क्या लिखा है, आवेश संयुक्त संवेग का असंरक्षण, क्या नॉन कंजर्वेटिव, क्या नॉन कंजर्वेटिव। इस बात को याद रखिएगा, इसमें आवेश जो है वो नियत नहीं रहता है। 1 केजी द्रव्यमान की पिस्तौल से 150 मीटर वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती हैं, क्योंकि वायु के घनत्व की अपेक्षा कांच का घनत्व उच्च होता है, वायु की अपेक्षा। ठीक है, दूसरा, वे कांच के पृष्ठ से परावर्तित नहीं हो सकती। तीसरा, कांच प्रकाश की किरणों से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। और बी ऑप्शन दे रखा है, कांच में प्रकाश की चाल वायु की प्रकाश की चाल से कम होती है। कांच में प्रकाश की चाल वायु की से कम होती है, तो बिल्कुल सही बात है, यही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अब आप जानते हो कांच और वायु, कांच हमारा सघन माध्यम होगा और विरल हमारा हो गया वायु। तो कांच में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कांच के लिए प्रिज्म से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं। कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और भिन्न भिन्न दिशाओं में कई प्रकाश को उत्सर्जित करता है। प्रिज्म के पृष्ठों पर श्वेत प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है या प्रिज्म के अंदर भिन्न भिन्न व्यतिकरण होता है, बताइए फटाफट से। तो ये ऐसा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रकाश के विभिन्न रंगों के अपवर्तनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक रंग का अपना एक इंडिविजुअल अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रेशर कुकर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान, दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज और अधिक वृद्धि नहीं, दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को अधिक वृद्धि करना नहीं, अनाज को अपेक्षाकृत अधिक समय के लिए भाप में रखना। तो बताइए फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दाब के अनुप्रयोग जल के क्वथनांक में उत्थान करना। यानी आप पहाड़ों पे जब खाना बनाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस अणु एक दूसरे को अधिक प्रतिकर्षित करते हैं। गैस अणुओं की स्थिति ऊर्जा उच्चतर होती है, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप को हम ये बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे कम टेम्परेचर नहीं होता, केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो अणुओं की गति होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो शून्य होती है, वेलोसिटी रुक जाती है। ठीक है, चलिए, किसी कण का विस्थापन x = cos 80 द्वारा निरूपित किया जाता है। सरल आवर्त आवर्त, किंतु सरल आवर्त नहीं, अनावर्ती उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसकी वजह से होता है, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से होता है। ये इसका ग्राफ होता है वो सरल आवर्ती गति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, वाहन का नेट त्वरण क्या होगा, शून्य, वृत्त के केंद्र की ओर, वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की बाहर, त्रिज्या के अनुलंब वेव के अनुदिश। देखिए, तो जब भी कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है
तो उसकी जो दिशा होती है उसको अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है वो हमेशा सेंटर की ओर होती है। किधर होती है? वृत्त के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है, इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या है? अगर कोई त्वरणहीन मतलब कि एक्सेलरेशन लेस, यानी एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चों इस परिवर्तन की दर को क्या होगी बच्चों? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। यानी आप जानते हो F इक्वल टू होता है ma, और यही बराबर होता है डेल्टा पी वाई डेल्टा टी के बराबर होता है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पे मोमेंटम ही नहीं होगा, इसलिए ठीक है, याद रखिए शून्य होगा। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड एक समान वृत्तिगति करता है तो इसका या इसकी क्या होगा भाई? एक समान वृत्तिगति करता है तो भाई त्वरण एक समान बना रहता है, वेग बदलता है, चाल बदलती है, वेग एक समान बना रहता है। तो याद रखना वेग इसका बदलता है, चाल हमेशा क्या रहती है? नियत रहती है, चाल नहीं बदलती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो स्पीड जो होती है कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होती है? चेंज होती है, क्योंकि इस तरीके से अगर वो मोशन करता है तो प्रत्येक पॉइंट पे इस तरीके से वो जाएगा। अगर देखें, अगर वो जा रहा है तो देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी, 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 इस पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगी। प्रत्येक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी, धारा और वोल्टता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? धारा और वोल्टता के बारे में बताता है। किसी पिंड जो सरल रेखा में चल रहा है पर कोई बल 3 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है। 3 सेकंड की अवधि के लिए, यानी टी बराबर क्या दे रखा है मुझे? तो टी बराबर दे रखा है, समय दे रखा है मुझे, टी बराबर 3 सेकंड। ठीक है, पिंड का संवेग, संवेग दे रखा है यानी पी दे रखा है मुझे। क्या संवेग? संवेग, संवेग को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी से। कितना दे रखा है? 10 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो अब पूछ रहा है पिंड का अच्छा मोमेंटम बदल रहा है, ये P1 हो गया, बाद में मोमेंटम कितना हो रहा है? P2 कितना हो रहा है? 40 GM अपॉन सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो पूछ रहा है F का परिमाण क्या होगा, यानी F फोर्स पूछना चाह रहा है। तो बच्चों यहाँ पे न्यूटन का सेकंड नियम आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया था, F इक्वल टू होता है क्या? डेल्टा पी वाई डेल्टा टी। P का मतलब P2 माइनस के P1 अपॉन टी। तो यहाँ पे F कितना देखो, P2 कितना दे रखा है बच्चों? 40। 40 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 40 माइनस 10 अपॉन टी कितना दे रखा है? समय, यानी 30 अपॉन 3। तो F कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से? 10। क्या निकल के आएगा? 10। अब सारी यूनिट बच्चों सीजीएस में, तो सीजीएस में यूनिट क्या होती है भैया फोर्स की? ये होती है डायन। क्या होती है? डायन होती है। तो 10 डायन इज द राइट आंसर। 10 डायन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः किसकी वजह से होता है? सूर्य के प्रकाश का बल विक्षेपण, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, या अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये किसकी वजह से होता है? बल विक्षेपण की वजह से होता है, स्कैटरिंग। प्रकाश का बल विक्षेपण होता है प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में टूटकर बिखर जाना, उसी को हम लोग कहते हैं बल विक्षेपण, स्कैटरिंग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कोई पिंड अवतल दर्पण के फोकस पर प्रतिबिंब क्या होगा? रखा होगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा? यानी कोई वस्तु है वो फोकस पे रखी है तो इमेज क्या बनेगी? अनंत पर बनेगी, जाहिर सी बात है। तो अनंत वाले ऑप्शन देख लो। अच्छा, अनंत पे होगा, अवतल दर्पण है तो वास्तविक होगा, सीधा डी ऑप्शन। अवतल दर्पण में कोई वस्तु अगर फोकस पे रखी है तो इमेज क्या बनेगी? कहां पे बनेगी? वो बनेगी हमारी अनंत पर। कैसे होगी? वास्तविक, उल्टा और अत्यंत बड़ी होगी। ठीक है, चलिए, सोनार अधिकांशत किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टर, इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, या नौ संचालक। तो ये किसके द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है नौ संचालक, जो हमारी समुद्र के अंदर पनडुब्बियां वगैरह को पता लगाना, या एक डिवाइस होती है सोनार बेसिकली। तो समुद्र के अंदर जो उपस्थित जो सामान वगैरह, कोई भी जहाज का पता, मलबा वगैरह का पता लगाना है, तो नौ संचालक लोग जो सोनार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? तो भैया सबसे ज्यादा ऊष्मा चालकता किसकी है? ऑर्डर दे रखा है, इसमें देखना है। स्टील, लकड़ी, जल। नहीं, ये नहीं होगा। स्टील, जल, लकड़ी। स्टील, जल, स्टील की होती है, जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा जो चालकता है वो किसकी होती है? स्टील,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद जल, फिर लकड़ी। यहाँ पे जल नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। निम्न सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अति उच्च दाब, अति उच्च ताप, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, इसी की आवश्यकता होती है, याद रखना। नाभिकीय संलयन, सूर्य का टेम्परेचर आप लोगों को पता है कितना है? तो सूर्य का जो टेम्परेचर है वो 10⁷ केल्विन के इक्वल है, ठीक है। इतना टेम्परेचर लगभग बराबर माना जाता है, ठीक है। तो वहां पे जो हाइड्रोजन है वो लगातार जो है हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, वहां पे नाभिकीय, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन की वजह से इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली का वितरण किस रूप में किया जाता है? 220-50 हर्ट्ज, सीधा ए, ऑप्शन ए, 220-50 हर्ट्ज। भारत में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति डिसाइड की गई है, ठीक है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? बहुत बढ़िया, देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। सरल लोलक की आवर्ती 4 गुना बढ़ दी जाए, ठीक है। तो मान के चलिए स्टार्टिंग में T बराबर T1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है T2 पाई अपॉन अंडर रूट में L अपॉन G, ठीक है, L अपॉन G। अब बाद में इसकी जो लंबाई है वो क्या कर दी भैया? स्टार्टिंग में L लंबाई थी, बाद में इसकी लंबाई जो है वो कर दी T2 और 2 पाई, और लंबाई कितनी कर दी? 4 गुना बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 4 गुना बढ़ा दी। अब लंबाई 4 गुना बढ़ा दी, 4 का रूट अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो प्यारे बच्चों ये किसके बराबर है? ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? तो इसकी जगह पे क्या रख सकता हूँ? T1। तो ये क्या हो जाएगा? T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2T1। तो ऑप्शन देख लो क्या हो जाएगा? 2T1। 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट कर नहीं, ऑप्शन नंबर डी लिखा नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी है, और ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो कितना हो जाएगा बच्चों? दुगना। कितना? दुगना हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आवर्तकाल कितना हो जाएगा? दुगना। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? 1 टेस्ला, 2 गॉस, 10 टेस्ला या 1 गॉस? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना? लगभग 1 गॉस के बराबर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिंड का वजन भूमध्य रेखा पे 5 kg है, यानी इक्वेटर पे, यानी कि इस तरीके से मान लीजिए। तो ये हमारी होती है क्या? इक्वेटर। ये होती है क्या? हमारी इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं इक्वेटर, और इस वाली पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या? पोल। पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो उसका वजन कितना होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, वजन की बात कर रहा है तो वजन क्या होता है? W इक्वल टू होता है mg। क्या होता है? mg। 5 है वहां पे बच्चों। अब सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पे है? सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है पोल पर। तो जब सबसे ज्यादा ग्रेविटी पोल पर है तो वजन भी वहीं पे सबसे ज्यादा होगा। तो 5 kg से अधिक होगा। कहां पर होगा? पोल पर होगा। कहां पे होगा? पोल पर होगा। पोल पे पूछा उसने, ठीक है। ध्रुवों का वजन क्या होगा? 5 kg से अधिक होगा। एक समान त्रिज्या की एक लोहे की और एक काठ की गेंद निर्वात में, ये शब्द ध्यान रखना, निर्वात में h ऊंचाई से मोचित की गई है। भूतल में पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो याद रखना, जब भी किसी पिंड को निर्वात में फेंका जाता है, चाहे वो उसका द्रव्यमान दोनों का अलग अलग हो, कितनी भी हल्की हो कितनी भी भारी हो, अगर निर्वात में गिराएंगे तो दोनों एक फिक्स टाइम पर नीचे आके गिरेंगे। तो कहा दोनों के लिए बराबर होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों समान टाइम पर गिरेंगे, उनको दोनों को सेम टाइम लगेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वहां पर दोनों को टाइम अलग अलग है। भारी वस्तु पहले गिर जाएगी, हल्की बाद में गिरेगी, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। चलिए, अपवर्तक दूरदर्शी में क्या होता है? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस, एक समान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस, भिन्न फोकस दूरी के 2 अवतल दर्पण, असमान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों का समान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस। जो हमारी अपवर्तक दूरदर्शी दूरबीन होती है ना, इसके अंदर 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, जिनकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, याद रखिएगा। अपवर्तन दूरदर्शी में जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हांस हो जाता है। हांस मतलब हानि हो जाती है। तो यह हांस कितना होता है? तो ये बच्चों आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। जब किसी वस्तु में पानी में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो उस पानी का जो भार, उस वस्तु का जितना वजन है उतना ही पानी साइड से हटाता है, ठीक है। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो यही उत्तर हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर।
इतना हानि होती है उसके अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। चुंबक निम्नलिखित में से उपकरणों में किसका आवश्यक भाग है? बुलाने की घंटी, पंखा, सिलाई मशीन, ये सभी, तो ये तो सब में यूज किया जाता है। तो चुंबक है, मैग्नेट है, वो इन सभी में यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो ऑप्शन है बच्चों, ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, तो ये जो घटना नहीं होती है वो होती है ध्रुवण में। ध्रुवण में ये ऐसा उत्पन्न नहीं होता। विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इसमें जो वेव होती है हमारी, वो अनुप्रस्थ की तरह व्यवहार करती है और अनुदैर्ध्य की तरह। लेकिन ध्रुवण के अंदर जो प्रकाश, जो ध्रुवण के अंदर जो ध्वनि होती है वो हमेशा कैसी रहती है? अनुप्रस्थ रहती है, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स रहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को, इसमें उत्पादित नहीं होती। 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस हवा में 4 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक हैं, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, तो इसका आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस के d/f1 इंटू f2। तो दोनों की वैल्यू रख दो, 1/f इक्वल टू f1 कितना दे रखा है? 1/4 प्लस 1/8 माइनस d कितना दे रखा है? ये तो आपका हो गया f1 और ये हो गया f2, और ये वाली वैल्यू जो है ये किसकी होगी भाई? तो ये होगी हमारी d, ये वैल्यू होगी d की। तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखी तो d की वैल्यू कितनी है? 4, और ये कितनी हो जाएगी? 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/f इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई? इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये चला जाएगा 8, 4 से 2 प्लस 1 माइनस 4 से 4 कट गया तो -1/8। तो 1/f इक्वल टू ये कितना हो गया? 3/8 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा कितना? 4, तो ये कितना आएगा? 1/2। f की वैल्यू आएगी 1/f इक्वल टू 1/2, तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, f की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। दो आंसर नहीं है, 4 से 4, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। चलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे समझ लेते हैं इसको, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। अब ये 4 से 4 यहाँ पे कट गया तो 1/f इक्वल टू क्या बता? 1/4 प्लस 1/8 माइनस के 1/8। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो गया? 1/f इक्वल टू 1/8, और दोनों तरफ से जब रिवर्स कर देंगे तो f की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, किसी तार का प्रतिरोध कितना भाई? 10 ओम है। कितना? ये 10 ओम है, ठीक है। यदि इसे 10 गुना खींचा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? भाई देखो, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब भी किसी तार को खींचा जाता है, कितना? तो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखना, नया प्रतिरोध निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, बस। तो R डैश यहां से निकाला तो R डैश इक्वल टू n स्क्वायर कितना? 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू R कितना है हमारा? 10, तो कितना हो जाएगा भाई? R डैश इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1000 ओम। कितना हो जाएगा? 1000 ओम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो कितना भाई? 8 पॉइंट, नहीं, ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम दे रखे हैं, बट ये सेम नहीं है, यहाँ पे इस पॉइंट लगाना भूल गया है। तो राइट आंसर जो है वो कितना? 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही मान ये है इसका, 1 केजी द्रव्यमान का, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते हो वेट का क्या होता है? W इक्वल टू होता है mg, मास कितना दे रखा है? 1, और ग्रेविटी होती है 9.8, तो फाइनली हमारा कितना निकल के आएगा? तो 9.8 न्यूटन ही निकल के आएगा। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होगी? भाई यहाँ पे फोकल लेंथ हमें दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है मुझे कितनी? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंस की क्षमता पूछी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो P इक्वल टू होता है 100/25,
एफ। फोकल लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो 100/f, मीटर में होता तो 1/f होता। तो यहाँ से वैल्यू रखी 100f। फोकल लेंथ कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, तो फोकल लेंथ दे रखा है 25। तो आप लोग बता दो फटाफट से, P इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 4 डायोप्टर आ जाएगा। प्लस का आएगा क्योंकि आप जानते हो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बलों के परिणामों के लिए सही है। ये शून्य है, शून्योत्तर है, निरंतर परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए, अगर संतुलित बल की बात करें तो ये शून्य होता है। संतुलित बल क्या होता है, जैसे कि ये मार्कर है, इधर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ऐसा बल जो दोनों दिशाओं यानी विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, दो बल परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, तो उसका परिणामी बल हमेशा शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम वाली प्रतिरोध कुंडलियां श्रेणी क्रम में संबंध है। इस संयोजन में 9 वोल्ट वाली बैटरी के संबंध किया जाए, 3 ओम वाली प्रतिरोध कुंडली पर विभव क्या होगा। देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तीनों कुंडलियां श्रेणी क्रम में है भाई, तीनों कुंडलियां जो है वो किसमें, श्रेणी क्रम में है। इस तरीके से वो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और इनकी वैल्यू दे रखी है R1, R2 और R3। इनकी वैल्यू दे रखी है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। ठीक है, और इनको 9 वोल्ट की बैटरी से संबंधित किया ये दे रखा है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। तो 3 ओम में प्रतिरोध में कितना विभव होगा। देखिए भाई, अब भाई श्रेणी क्रम में की बात कर रहा है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है क्या, बताओ फटाफट से। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वलेंट बराबर R1, सीधा सीधा जोड़ दो इनको बस। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 5, कितना हो गया 6। तो R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये आ गई हमारे पास 6 ओम। कितनी आ गई, 6 ओम निकल के आ गई। अब कह रहा है 9 वोल्ट की बैटरी से संबंध किया जाए। तो अगर आप जानते हो श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या, धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। अब धारा का मान अगर समान रहता है यहाँ पे, तो यहाँ से अब क्या करेंगे भैया, हमें इसने पूछा है कुंडली पर विभव निकालना है। तो विभव निकालना है तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो विभव निकालना है तो B इक्वल टू आई कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, तो आई कितना भी, आई हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से सबसे पहले आई निकालो, तो टोटल धारा निकालू, कुल धारा तो समान रहती है, कुल धारा I इक्वल टू होता है V अपॉन R। ठीक है, तो टोटल विभव कितना है भैया 9, और R इक्वलेंट कितना 6, तो कितना आएगा 3/2 यानी कि 1.5। आई कितना निकल के आ गया 1.5 एम्पियर, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब इसने पूछा 3 ओम में, क्या पूछा है 3 ओम का विभव पूछा है। तो 3 ओम में V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई कितना है 1.5, R कितना है 3, तो V इक्वल टू कितना हो गया भैया, ये हो गया 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 100 वॉट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी। तो देखो, अगर मैं देखूं तो भैया P इक्वल टू दे रखा है, P पावर यानी 100 वॉट दे रखा है। ठीक है, 10 घंटे यूज होता है, यानी कि कितने घंटे यूज होता है भाई 10 घंटे। ठीक है, यानी टाइम कितना दे रखा है 10 घंटे 10h। ठीक है, आवर। अब कह रहा है कि लैंप में कितनी यूनिट खर्च होती है। तो इसके लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है कि यूनिट बराबर PT अपॉन 1000। P कितना दे रखा है 100, ये कितना दे रखा है 100, और नीचे भी कितना है, तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद कितना आएगा भाई 1 यूनिट निकल के आएगी। कितनी यूनिट निकल के आएगी भाई 1 निकल के आएगी। तो देख लो 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विभवांतर नहीं हो सकता भाई, विभवांतर की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है, तो ये तो नहीं हो सकती। विद्युत ऊर्जा इज द राइट आंसर। विद्युत शक्ति इसकी होती है वॉट, इसकी होती है वॉट। विद्युत विभव इसकी भी क्या होती है वोल्ट होती है। ठीक है, तो याद रखिए, तो विद्युत ऊर्जा की ये इकाई होती है किलोवाट घंटा। ठीक है,
और याद रखिएगा, ठीक है। और 1 kWh बराबर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 kWh किसके इक्वल होता है, 3.6 10 की पावर 6 के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा से उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, ध्वनि की चाल क्या होगी। ठीक है, मैक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। मैक नंबर इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है मुझे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है। तो क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मैक नंबर मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट क्या निकल के आएगा भाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू मैक नंबर कितना दे रखा है मुझे 2, मैक नंबर कितना दे रखा है 2, मैक नंबर मुझे दे रखा है 2, तो 2 इंटू स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कितना देगा 33, साउंड कितना देगा 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 664, क्या हो जाएगा 664 मीटर पर सेकंड। देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, 664 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, तुम्हें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव v है, आवेश को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया जाता है। तो आवेश से किसी बिंदु को दूरी को दोगुना कर दिया तो नया विभव क्या होगा। देखिए भाई, अब भाई क्वेश्चन को देखिए, स्टार्टिंग में विभव का फॉर्मूला जो होता है बच्चों क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, ठीक है। बाद में क्या करता है भाई, बी डैश जो है बाद में क्या करता है, बाद में क्या करता है कि विभव को आवेश को दोगुना कर दिया, आवेश को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, ठीक है, दोगुना कर दिया, ठीक है। और बिंदु से दूरी को भी दोगुना कर दिया, अच्छा दूरी को भी दोगुना कर दिया, प्रारंभिक दूरी का आधा, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, के क्यू अपॉन आर बचा, और ये किसके बराबर है, तो वी डैश बराबर क्या आ गया, वी आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी आवेश दोगुना करो, त्रिज्या दोगुनी करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विभव पे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो ये यूज किया जाता है पेरिस्कोप में, वो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है, तो न्यूटन के किस नियम के उपयोग करके वह अपने आप को तट पे ला सकता है। यानी कि आपने देखा हो कोई व्यक्ति दलदल में फंस गया हो, तो वो अपने आप को अगर साइड में लेके आ रहा है तो वो जितना फड़फड़ाएगा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा, अगर वो अपना एरिया बढ़ा लेगा तो वो साइड में आ सकता है। तो कभी भी दलदल में फंस जाओ तो अपने आप को कोशिश करो कि लेट जाओ, जिससे आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से आप लोग लगातार साइड पे दलदल के किनारे पे आ जाओगे, ठीक है। तो याद रखना ये किसकी वजह से होता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम की वजह से। किसकी वजह से, न्यूटन का तीसरे नियम की वजह से अपने आप को तट पे ला सकता है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो इसको समझा जाता है न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। और इस पहले नियम को हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। हो सकता है न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि होती है, विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, या क्वथनांक को घटा देती है, या क्वथनांक को बढ़ा देती है। मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि जब भी हम लोग बच्चों प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाता है। क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि आप 1 मीटर की दूरी पर एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं 1 मीटर की दूरी पर। उस दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आमाप कितना होना चाहिए ताकि वो उसमें पूरा प्रतिबिंब देख सके। समतल दर्पण में अगर आपको कभी भी अपनी पूरी इमेज देखनी है
तो वो उसके समतल दर्पण जो आपकी हाइट का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। तो आपकी ऊंचाई का क्या होना चाहिए बच्चों? आधा होना चाहिए, तब जाके आप समतल दर्पण के अंदर अपनी इमेज देख पाते हैं। ठीक है, चलिए। चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो कौन से पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय पदार्थों को। तो इसको अगर हम बताएं इसका राइट आंसर, तो वो है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएं तो यानी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है? नहीं। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है? नहीं। कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। तो याद रखना, वायु का अपवर्तनांक वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांच का अपवर्तनांक जो होता है वो ज्यादा होता है। अपवर्तनांक ज्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिनिमम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो याद रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट स्पीड वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ तो चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं या विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब दो रेखाएं अगर कभी आपको नहीं काटती हुई दिखेंगी तो इसका मतलब वो हमेशा कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। यदि दो चालक गोलों को अलग अलग चार्ज किया जाता है तो संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों गोलों की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है, संपूर्ण ऊर्जा आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं, या दोनों गोलों का अंतिम विभव उन दोनों प्रारंभिक विभवों के माध्य होता है। तो फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहता है। अगर मैं पहले गोले को दे दूं आवेश 5 कूलम और दूसरे को अगर दे दूं 10 कूलम, तो भैया इन दोनों का जो आवेश होगा वो संरक्षित रहेगा। अगर मैं इनको आपस में भी कनेक्ट कर दूंगा तो भी इनका आवेश वही रहेगा। समझ में आया? तो याद रखिएगा, संरक्षित रहता है। जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? अब भाई देखिए, इस तरीके से ये कोई हमारा प्लेन मिरर है और इस पे मैं पॉलिश कर देता हूं इस तरीके से, और इस पे ये इसका नॉर्मल है। अब भाई कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरती है, यानी परपेंडिकुलर गिरने का मतलब ये जो नॉर्मल है इसी की डायरेक्शन में अगर आती है तो ऐसे आती है और वापस से उसी मार्ग पर चली जाती है, तो भैया आने वाला एंगल, यानी आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, तो भैया आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण बनना है? नहीं बनना है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर लंबवत गिरती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है? 0 होता है। और जब आपतन कोण का मान 0 होता है तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होता है, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। जब आई की वैल्यू 0 है तो आर भी अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि, चलिए, तो हाँ एक क्वेश्चन और है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है, तो याद रखना ध्वनि का जो तारत्व है वो किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पे, आवृत्ति पे, गुणता पे, इनमें से कोई नहीं। तो जो तारत्व होता है ना बच्चों, तो ये जो निर्भर करता है ये करता है आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा लड़कों का, जो लड़कियां होती हैं उनकी पिच हाई होती है, और जिसकी पिच हाई है, तारत्व अधिक है, तो उसकी आवाज जो है मधुर होती है। और लड़कों का जो पिच है वो लो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी जो हमारी जो आवाज है वो भारी हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? तारत्व की वजह से होता है, जो कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि 100 क्वेश्चन सारे के सारे आपको अच्छे से समझाऊं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे।
और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं से भी उठाए हैं, नहीं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने एक वीडियो और बनाई है 100 क्वेश्चन की, उसको भी जाके देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो ये 200 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके एग्जाम में साइंस में से फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन इन 200 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा और अच्छे से पूरा क्वेश्चंस को आपने सारी क्लास को लास्ट तक देखा है तो आपको एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, एनालिसिस की, उसके बाद इस क्लास को मैंने क्वेश्चन सेलेक्टेड निकाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपको इस चैनल की पीडीएफ अगर चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो जिसको मैं इस क्लास की पीडीएफ वहां पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।